डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आई होप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो 13 दिसंबर का एग्जाम है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होने का इन बच्चों की तरह, वो पूरा होगा, है ना। मेहनत कर रहे होंगे सभी। अब उस मेहनत को एक फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच कैसे दे सकते हैं? अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके। तो उसको देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर या गेस पेपर, जो भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी 13 दिसंबर के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बस पूरा मॉडल पेपर, गेस पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा मॉडल पेपर देखना है। बहुत ही ज्यादा इससे आपको फायदा होने वाला है। अगर मेहनत करेंगे तो इन बच्चों की तरह आपकी भी फोटोज होंगी, आप भी सिलेक्ट होंगे और आपके जो सपने हो जाएंगे पूरे। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट बारी है आपकी। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय लाइव बैच है। तेजस लाइव बैच के माध्यम से आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। मॉडल पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से पूरे आपको मॉडल पेपर जो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है, ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके ना। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, फिर हम एग्जाम में हो जाएंगे सेलेक्ट। तो चलिए आगे हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। उसको पूरा देखिएगा और पहला प्रयास कीजिएगा कि खुद से हम सॉल्व करें, है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप खुद से सॉल्व करते चलिए। बाकी जो नहीं समझ में आएगा वो तो समझाने के लिए हम हैं। चलिए तो फिर अच्छे से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तो पहला है हमारा ऑड मैन आउट। आप सभी जानते हो बेटा, एक सबसे अलग जो है उसी को ढूंढना है। ए, बी और डी एक जैसे ही हैं, तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट सी सबसे अलग है। सो द ऑप्शन विल बी सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां से हो जाएगा सी। यहां देखो बेटा, ए बी और अगर मैं डी सी की ए बी और डी की बात करूं तो ये सर्कल पूरा नहीं है, ये सर्कल पूरा है, तो ये अलग हो गया, है ना। इसमें ये अलग हो गया, बाकी तीनों को घुमाओगे तो एक जैसा ही फिगर है। इसमें ये अलग हो गया, बाकी तीनों को घुमाओगे तो एक जैसा ही मिलेगा। तो इसमें हमने सिर्फ एक सिमिलरिटी का पैटर्न ये देखा कि भाई सारे फिगर्स एक ही हैं, सेम है, सिमिलर है बिल्कुल। तीन फिगर्स एक अलग है। उन तीनों फिगर को रोटेट कर दिया गया है और रोटेट करने के बाद उसका पोजीशन इधर उधर बस कर दिया गया, बस ऐसा समझो। एक फिगर बस सबसे अलग है। तीनों में तो यही कॉन्सेप्ट लगभग, इसमें और इसमें तो ये कॉन्सेप्ट है, और बाकी इन दोनों में 3 फिगर सिमिलर आपको दिखेंगे रोटेशन के साथ में, है ना। चलिए पार्ट 2 बेटा, सिमिलर फिगर है, तो ये सिमिलर फिगर आपको खुद ही करना है, ठीक। तो पार्ट 2 सिमिलर फिगर आप कर लेना, या तो आप कर ही लोगे, कौन सा फिगर सिमिलर है वो आपको बस देखना है, तो ये आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं ऑप्शन बता भी दे रहा हूँ ऐसे, ए, डी, बी और सी। देखो, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिमिलर ही तो देखना है। इसमें आ जाओ, पैटर्न देखते हैं बेटा। ये अच्छा है, पैटर्न वाला हमारा पार्ट आ गया। सो दिस इज ऑफ पैटर्न, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पैटर्न। देखो, यहाँ से ऐसे पैटर्न बनाएंगे, फिर ऐसे ये पैटर्न बनाएंगे, इधर जाकर के पतला हो जाएगा थोड़ा सा। तो ऑप्शन कौन सा आपको नजर आ रहा है? ए ऑप्शन। देखो ऐसा बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें, अगर बेटा 9th का ए हो गया, यहाँ पे हम देखें तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा और फिर ऐसे बनेगा, यानी ए यहाँ भी हो गया। इस पे अगर देखें तो ऐसे हो गया और फिर 1 2 इस तरीके से बनेगा और इन दोनों में उठ करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी आएगा सही। 11th का बी हो गया आपका। 12 का अगर देखें बेटा, तो 12 का देखो, पहले तो ये लाइन ऐसे आएगी पूरी और ये लाइन ऐसे पूरी जाएगी, ठीक है। उसके बाद से फिर ये ऐसे कुछ आएगा और फिर ये ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ रहा है नजर, ठीक। 12 का डी हो गया। नेक्स्ट देखो, अगला जो है आपका ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। आप सभी को पता है बेटा, सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन में कोई ना कोई एक सीरीज, एक सीक्वेंस, एक श्रृंखला फॉलो होती है। 45 डिग्री रोटेशन का है, 45 डिग्री रोटेशन। यहाँ पे देखो कैसे 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है। ये इधर मुड़ा 45 डिग्री, देखो, है ना। फिर वापस 45 डिग्री इधर मुड़ा तो यहाँ आ गया, फिर ये वापस मुड़ेगा इधर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर हम अंदर एरो की बात करें तो एरो देखो बेटा, एरो पहले ऊपर है, फिर 45 डिग्री मुड़ के इधर आ गया, ये देखो 45 डिग्री मुड़ के इधर आ गया, फिर ये 45 डिग्री मुड़ेगा तो इधर की तरफ एरो आएगा। यानी ट्रायंगल तो हमारा ऐसा बनेगा और एरो कुछ इधर की तरफ होगा। एरो इस तरीके से घूम रहा है और ट्रायंगल इस तरीके से घूम रहा है, ठीक।
तो हमारा ऑप्शन कुछ ऐसा बनने वाला है, ऑप्शन डी, 13 का ऑप्शन डी। 14 का देखो, ए बी फिर बी से स्टार्ट हो रहा है, बी सी फिर सी से स्टार्ट हो रहा है, सी डी फिर डी से स्टार्ट होगा तो डी ई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा खत्म कहानी। ये देखो, +3 किया 6 आ गया, +3 किया 9 आ गया, +3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। +3 का सीक्वेंस है, कहीं न्यूमेरिकल सीक्वेंस आपको मिलेगा, कहीं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस मिलेगा, कहीं इस तरह का ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस मिलेगा। सो इट डिपेंड्स बेटा, क्वेश्चन बहुत अलग अलग आते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ +2 का सीक्वेंस है, फिर यहाँ +2, फिर +2 करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखा जाए तो ट्रायंगल, फिर 4 साइड, फिर 5 साइड, उसके बाद 6 साइड होगा, तो एक ही ऑप्शन में बेटा, वैसे डी ऑप्शन करेक्ट है, 16 का डी। आइए 17 पे चलते हैं। 17 का ये एनालॉजी इसको बोलते हैं हम लोग, एनालॉजी वाला सेक्शन आ गया आपका। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है इन दोनों फिगर्स में, वही रिलेशन इन दोनों फिगर्स में भी होना चाहिए, है ना। क्या रिलेशन है जरा समझते हैं। ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बनेगा, ऑप्शन बी 17 का बी, ठीक। 18 का देखो बेटा, इसमें क्या रिलेशन है, ये जो लाइन है वो इधर आकर के बीच में आ जा रही है, तो ये लाइन इधर आकर के ऐसे बीच में आ जाएगी इस तरीके से, डी ऑप्शन, एज सिंपल एज दैट। इसको आधा हमने काट दिया है, तो इसको भी जब आधा काटेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा आपका, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 19 में देखो क्या बेटा, ये जो अंदर सर्कल है ये बाहर 2 जगह आ गया है, 2 बिंदी, यहाँ एक बिंदी, यहाँ एक बिंदी, ठीक है। तो ये जो अंदर सर्कल है बेटा, ये बाहर 2 बिंदी यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान है, कर लोगे। चलो, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ से, है ना बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 20 का डी हो गया। 21 का देखो, 21 में देखो, 21 में हमारा कुछ इस तरीके से है, इसको हमें फिल करना है, तो 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा, कौन सा फिट होगा इसमें। इसमें देखो ए वाला जाकर के फिट हो जाएगा ऐसे, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, बाकी सभी नहीं होगा बेटा, देख लेना। ऑप्शन इसमें देखा जाए तो इसमें देखो, यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे लेके आना है, ठीक। तो ये ऑप्शन बी हमें नजर आ रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ देखो, तो यहाँ ऐसे 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 और फिर, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे 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 और यहीं से ऊपर लेके चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। ना 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 ना, सी वाले में क्या है देखो, सी वाले में ये पार्ट छोटा है, तो ऑप्शन डी फिट होगा, यहाँ पे डी आके फिट होगा। 23 का डी होगा, 23 का डी, 22 का आपका हमने बी वाला किया था और 21 का ए वाला किया था, ठीक। इसमें देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, ऐसे, ऑप्शन डी 24 का डी। चलिए ये हो गया आपका पार्ट 6 हो गया। 7 पे आते हैं। 7 में बेटा मिरर इमेज आप सभी जानते हैं। मिरर इमेज देखो, यहाँ पे उल्टा ई है ना, तो इधर बनेगा बेटा सीधा, मतलब सॉरी, यहाँ पे सीधा ई है पहले वाला, तो दूसरा वाला उल्टा ई बनेगा। उल्टा ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में उल्टा ई है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो गया 25 का। 26 का देखें तो सीधा एफ है, तो यहाँ उल्टा एफ बनेगा। उल्टा एफ फिर से सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यहाँ देखो एक लाइन देखना, ये लाइन ऐसे आ रही है, तो यहाँ से लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। ये लाइन ऐसे आ रही है, तो यहाँ से ये लाइन ऐसे जाएगी बेटा। जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ऐसी लाइंस हैं इस तरीके से, सी और डी में नहीं है, तो ये तो दोनों गलत हो गए ऑप्शन। अच्छा, अगर हम ए और बी की बात करें कि कौन सा सही होगा, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन है ये ऐसे तिरछी गई है, तो यहाँ भी ये लाइन ऐसे तिरछी आएगी, ना कि सीधी, तो बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ये लाइन ऐसे तिरछी आएगी और फिर यहाँ सीधा, ऑप्शन ए। ये फूल का डायरेक्शन इधर है, तो इसमें फूल का डायरेक्शन इधर आएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी। देखो डायरेक्शन देखो बेटा, ऐसे डायरेक्शन है, तो इसमें इधर की तरफ रहेगा, तो इधर की तरफ से, तो इसमें आपको बनाना नहीं है कुछ, आपको कुछ नहीं करना है। जो डायरेक्शन है, एक बार डायरेक्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एक बार डायरेक्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है जी। चलिए पार्ट 8 पे चलते हैं। पेपर कटिंग वाला पार्ट बहुत शानदार बढ़िया पार्ट है बेटा। देखो यहां से पेपर को इधर से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया। अब देखना, यहां से ऐसे फोल्ड किया था हमने, एक कटिंग यहां से लगा दिया, एक कटिंग यहां से लगा दिया,
ठीक। तो ये जो कटिंग है ये पूरी इधर कंप्लीट हो जाएगी, इधर भी कंप्लीट पूरा आ जाएगा। तो 1 2 3 4 किनारे किनारे बस 4 कटिंग आएंगी, बाकी कोई कटिंग नहीं। तो ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। देखो किनारे किनारे पे 4 कटिंग्स हैं, ये किनारे किनारे पे 4 कटिंग है। तो 29 का ऑप्शन क्या हो गया बोलो? ए ऑप्शन करेक्ट। 30 का देखते बेटा। 30 में देखो यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से भी फोल्ड कर दिया। अब समझो जरा कि जब ये वाला कोना यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ तक आ पाएगा, ये वाला कोना यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये वाला कोना यहाँ जाएगा, यहाँ। समझे? तो यानी कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो यहाँ पे आकर के दोनों जो शीट ऑफ पेपर है दोनों कोने यहाँ आ जाएंगे। ऊपर वाला तो खाली बच जाएगा, ऊपर वाले पे कोई पार्ट नहीं जाएगा। तो जब हम ऊपर कटिंग करेंगे तो वो ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये पेपर तो यहीं तक सिर्फ गया हुआ है, ये वाला पेपर सिर्फ यहां तक गया हुआ है, ये पूरा। तो ऊपर ये कोई पेपर ऊपर गया ही नहीं है, तो इस पे कटिंग आएगा भी नहीं। तो सिर्फ एक ही कटिंग आएगा, ना कि डी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के डी ऑप्शन पे टिक करेंगे, गलत है बेटा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पेपर सिर्फ ऊपर वाले पे कट किया गया है, कटिंग ऊपर वाले पे की गई है, तो वहीं पे वो कटिंग आएगी। ठीक। चलिए यहां पे अगर हम देखें, एक बार फोल्ड किया हमने, फिर यहां से वापस फोल्ड किया, फिर जो फोल्डिंग की उसमें यहां पे कटिंग लगा दी हमने, तो ये कटिंग यहां भी आ जाएगी, मतलब यहां भी ऐसी कटिंग, और सिमिलर 2 कटिंग्स यहां भी, क्योंकि जब यहां से जब अनफोल्ड करोगे तो 2 ऊपर 2 नीचे। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आपका। ठीक है जी। यहां देखो बेटा, बीच में जो सर्कल कट किया गया है पूरा सर्कल बन जाएगा, थोड़ा सा पार्ट कट किया गया है तो ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ऑप्शन सी। ना 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 बेटा, ऑप्शन डी। अब क्यों? देखो मैंने भी गलती कर दिया। गलती ऐसा इसलिए हो गया कि ये जो है ऐसे नहीं रहेगा बेटा, ये तो ऐसे बर्फी के आकार का रहेगा, रंबस टाइप से। तो ऑप्शन डी होगा, ना कि ऑप्शन सी। ठीक। चलिए पार्ट 9 पे चलते हैं। अब देखो पार्ट 9 क्या है? स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन बेटा। तो स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं? तीनों टुकड़ों को जोड़ते हैं और बताते हैं कौन सा टुकड़ा होगा करेक्ट। इन तीनों टुकड़ों को हमने जोड़ा तो बेटा ऑप्शन बी हमें करेक्ट मिलेगा। ठीक है। इन दोनों टुकड़ों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो कौन सा ऑप्शन मिलेगा इसमें। आप अगर देखोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट मिलेगा। पहला टुकड़ा यहां आ जाएगा, दूसरा टुकड़ा यहां आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट मिलेगा। 33 का बी एंड 34 का डी। ठीक है। 35 का देखो, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ करके देखो बेटा, 35 का क्या होगा? 35 का ए ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। पहला टुकड़ा यहां आ जाएगा, दूसरा टुकड़ा यहां, 35 का ए। सिंपल है, कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल। 36 का अगर हम लोग देखें तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है जी। चलिए 37 में देखते हैं बेटा। इसमें एम्बेडेड फिगर है, यानी कि छिपी हुई आकृति, छिपन छिपाई का खेल खेला है। तो ये एम्बेडेड फिगर यानी कि ये आकृति कहाँ पे छिपी हुई है, ये हमको बस देखना है। देखो यहाँ पे ऐसे नीचे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ये हो गया, और ऐसे, ये सी ऑप्शन हो गया। ठीक। ये वाला कहाँ पे छिपा हुआ है ध्यान से। अच्छा बी वाला मत करेक्ट कर देना बेटा। बी में क्या है, ये वाला पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट कम है, तो बी तो गलत होगा, बी तो करेक्ट होगा ही नहीं, होगा अब होगा ही नहीं किसी भी हाल में। आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, डी। देखो डी कैसे हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना, कमाल की बात। तो ऑप्शन डी। और यहां पे देखो तो यहाँ पे ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको। देखो ऐसे ऐसे ये है और फिर ये है, देखो ऑप्शन सी मिल गया। तो ये यहाँ छिपा हुआ है, ये डी में छिपा हुआ है, और इसका तो मैंने मार्क कर दिया था। ये देखो बेटा मुन्ना, ये भी देख लो कहाँ छिपा हुआ है। क्या ये कहाँ छिपे हो तुम? क्या तुम बी में छिपे हो? ऐसा लग तो रहा है, लग तो रहा है। यस, ऑप्शन बी, 40 का ऑप्शन बी। डन डना डन डन, खत्म। चलो भाई, तो ये हमने कहानी खत्म कर ली, बिल्कुल मेंटल एबिलिटी की, और बहुत ही आसानी से, है ना, बहुत मजे मजे में हमने ये खत्म कर लिया पूरा, बस 10-12 मिनट के अंदर। बेटा ऐसे ही हो जाता है, एग्जाम में भी ऐसे ही कर लोगे। ये स्पीड आ गई, मजा ही आ जाएगा बेटा, मतलब मजा ही आ जाएगा। ये स्पीड अगर आ गई तो तुम लोग बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। तो चलिए अब मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करते हैं जी। अरिथमेटिक वाला सेक्शन देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर अप टू 400 विच कैन बी डिवाइडेड बाय 6 और 8, यानी कि 400 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 6 से भाग लग सके या 8 से भाग लग सके। देखो इसके लिए मुझे एक और पेज की जरूरत पड़ेगी बेटा। कह रहा है 400 तक, यानी कि 400 तक हमें नंबर देखना है। 400 तक ऐसे कितने नंबर हैं बेटा, जरा मुझे बताओ कि जो 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो 6 का 400 में डिवाइड करोगे तो 6 6 के 36, 4 40, 6 6 के 36,
ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, मतलब 66 ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल है बेटा 400 तक, तो ये 50 हो जाएगा, है ना। तो 50 ऐसे नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, बात समझे, 50 ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल है। अब ये देखेंगे कि 6 और 8, 6 एंड 8 दोनों से कौन से नंबर डिविजिबल हैं। तो पहले तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। जब 6 और 8 का आप एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम निकाल के देख लेना, तो 24 आएगा। ठीक, अब इस 24 से डिवाइड करेंगे हम 400 में, तो 24 1 जा 24, यहाँ पे 160 हो जाएगा, और 6 जा 144, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 20 छक्का 120, 4 छक्के 24, तो 144, और यहाँ पे बच जाएगा 16, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। यानी 16 ऐसे नंबर हैं, जो बात समझना मेरी बेटा, 16 ऐसे नंबर हैं जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हैं। तो आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए एक तो बेटा हम पहला नंबर ये जो 66 है ये और ये ऐड करेंगे, मतलब कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है, कितने नंबर 8 से डिविजिबल है, दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, क्योंकि 24 ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो चूंकि एक बार हम इसमें ऐड कर चुके हैं, इसलिए इसको माइनस करेंगे। तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 66 प्लस 50 करेंगे, ये कितना आया, ये आएगा 116, इसमें से माइनस 24 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये माइनस जब 24 आप करोगे तो ये 92 आ जाएगा आंसर। यानी कि 92 नंबर्स ऐसे हैं अप टू 400 400 तक जो या तो 6 से डिविजिबल है या तो 8 से डिविजिबल है ना। तो 92 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, आई थिंक हमने कुछ मिस कर दिया। अप टू 400 विच कैन बी डिवाइडेड बाय 6 और 8, तो 6 6 36 36, ठीक है, ये तो ठीक है। 6 और 8, अगर 8 से हम करें तो 50 आ गया, 6 5 11, तो ये 116 आ गया आपका। एंड ये नंबर, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये गड़बड़ ये कर दी हमने कि हमको तो माइनस ये करना था, 16 माइनस करना था ना, हमको 16 माइनस करना था बेटा, हमने 24 गलती से माइनस किया, तो माइनस 16 करोगे तो 100 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, तो आंसर आएगा आपका 100, आंसर आएगा आपका 100। 100 नंबर ऐसे हैं जो कि या तो 6 से डिविजिबल है या तो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फर्स्ट 5 फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के पहले 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखो 1 भी 30 का फैक्टर है, 2 भी 30 का फैक्टर है, क्योंकि जिस जिस नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है वो नंबर फैक्टर होता है ना। 3 से भी 30 डिविजिबल है, 4 से नहीं डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है। तो ये पहले 5 फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो पहले 5 फैक्टर्स बेटा यही है, फर्स्ट 5 फैक्टर्स 1 2 3 5 एंड 6, ये हो गया। A drum contains 20 liters of milk. एक ड्रम में 20 लीटर मिल्क है। If the drum is 20% full, what will be the capacity of the drum? एक ड्रम में 20 लीटर दूध भरा हुआ है, अगर ये 20% भरा हुआ है तो ड्रम की धारिता क्या होगी। आप सभी जानते हो बेटा कि कैपेसिटी यानी कि धारिता होती है 100%। अब समझना 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू है 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 लीटर, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 100 लीटर, बस दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये शॉर्ट टिक अपनाना बेटा, एकदम फटाक से यूं आंसर आ जाएगा भागते भागते। चलो यहां जरा देखो, बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या करना है, जो कि यहाँ ब्रैकेट्स देखो, बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे भाई को ज्यादा प्यार दुलार मिलता है बेटा, ये अंदर छोटा ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू 3.0 का मतलब 3 ही हो गया, तो 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मुन्ना 12, है ना। 12 माइनस 2 कितना होगा 10, तो इस पूरे की जगह पे हम 10 लिख सकते हैं, ठीक। और 1.25 प्लस 8.75 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो इसकी जगह पे 10 हमने लिख दिया। अब हमारा इक्वेशन क्या बना, 1.5 ऑफ 2, ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1.5 इंटू 2 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना कि 3 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 10 एंड अच्छा एक चीज और देखो बेटा, चूंकि अब ये ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 10 हो गया, तो यहां पे देखोगे ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हमको करना है,
ठीक, तो एक काम करते हैं, ये पहले ब्रैकेट रखते हैं 10 प्लस 10 और बाहर है 5 एंड माइनस 2। देखो अब 10 प्लस 10 अंदर 20 हो गया, तो 3 बड़े ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 10 20 और बाहर 5 है, तो 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, है ना, माइनस 2 तो 3। अब इन दोनों के बीच चूंकि कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन मानते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना है। 20 पंजे 100 और 100 इंटू 3 300, है ना, 300 माइनस 2 कितना होगा, तो 300 माइनस 2 इज इक्वल टू 298। ठीक, कर ले जाओगे। फाइंड द मिनिमम नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 1800 गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 1800 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसमें बात समझना बेटा। अच्छा, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अगर आपसे कभी पूछे कि कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सवाल आ जाए तो ध्यान रखना बेटा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे, बताया है मैंने क्लास में। अगर प्लस और माइनस वाला सवाल आ जाए तो इसको आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। ये मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो देखिए, अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, कैसे बेटा? इसमें लिखा हुआ है ना कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल है। 1800 है तो किससे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 1800 का फैक्टराइजेशन करेंगे पहली बात तो जब भाई फैक्टराइजेशन करेंगे तो 900 आया, 450 आया, 225 आया, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे तो 1 आ गया। देखना बेटा, बात समझना। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हर एक नंबर का, यानी हर एक फैक्टर का पेयर होना जरूरी है। ठीक बात है। तो इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर हो गया, इन दोनों का पेयर हो गया, भैया इसका दोस्त तो बचा ही नहीं, यानी 1 और 2 की जरूरत है हमको, है ना। तो अगर मैं 1800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई इसकी भी दोस्ती हो जाएगी, यानी 2 ही हमारा क्या है? सही आंसर है। यानी अगर 1800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 हमारा सही आंसर है। इसमें कह रहा है कोण के प्रकार को पहचाने। देखो ये क्या है? 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से ज्यादा, तो जो भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है वो कैसा एंगल होता है? वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है बेटा 90 से कम, है ना। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से तो ज्यादा लेकिन 180 से कम, उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। सर्कुलर एंगल कोई होता ही नहीं है तो ये खत्म है। रिफ्लेक्स एंगल जो कि आपका 180 से ज्यादा होता है। इफ द प्राइस ऑफ 4 kg राइस इज 52, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 25 kg? देखो एक एक नियम से लगाएंगे, यूनिटरी मेथड से। 4 kg का प्राइस है 52, 4 kg का प्राइस कितना है? 52, तो बताओ 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा? 52/4, है ना। यानी कि 1 kg का हो गया बेटा 13 रुपीज, तो 25 किलो का कितना होगा? तो 25 kg का होगा 13 इंटू 25, सो इज इक्वल टू, तेरे पंजे 65 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 32, 325। There are 60 students in a class. If 20% students failed, then how many students passed? किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, कितने? 60 विद्यार्थी हैं बेटा। कह रहा है अगर 20% फेल हो गए तो पास कितने हुए? भाई टोटल होता है 100%, अगर 20% फेल हो गए तो बताओ पास कितने हुए? 80% पास हुए, है कि नहीं? 80% पास हुए। और 60 स्टूडेंट हैं तो 60 का 80% निकालो बेटा। 60 का 80% मतलब 60 इंटू 80/100, जितना परसेंट निकालना होता है उतना बटे 100 कर देते हैं, तो 60 इंटू 80/100। अब 20 पंजे 100 और 20 तिहाई 60, 5 से काटा तो 16, 60 इंटू 3 48, तो 48% हमारा 48 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मुन्ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर बाई विच व्हेन 13, 17, 25 आर डिवाइडेड लीव्स इक्वल रिमाइंडर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 13, 17 और 25 में भाग देने पर समान शेष बचता है। तो जब भी इक्वल रिमाइंडर की बात आए, ध्यान से समझना बात बेटा, जब भी इक्वल रिमाइंडर की बात आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। जैसे 13 और 17 के बीच का डिफरेंस 4 आया, 17 और 25 के बीच का डिफरेंस 8 आया, एंड 13 एंड 25 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? बोलो, ये आ जाएगा 12। अब आपको क्या करना है? 4, 8 एंड 12,
इसका HCF निकाल लेना है। तो 4, 8 और 12 का HCF निकालोगे, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 8 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आपका HCF आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। जब आप 4 से 13 में डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। 4 से 17 में डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। 4 से 25 में डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, 1। सेम रिमाइंडर बच रहा है ना। वही तो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे अगर हम इन तीनों में डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए सेम। A person goes from one place to another place at a speed of 5 km per hour and returns by bicycle at a speed of 20 km per hour. His average speed, देखो बेटा, जब ऐसा सवाल आए जहां पे एवरेज स्पीड पूछे, एक पर्सन ए से बी जा रहा है और वापस बी से ए आ रहा है, बात समझना, ए से बी जा रहा है और वापस बी से ए आ रहा है, तो एवरेज स्पीड आपकी बहुत सिंपल शब्दों में हो जाएगी 2AB अपॉन ए प्लस बी। एवरेज स्पीड का अगर ऐसा केस हो बेटा तो फॉर्मूला ये बनेगा 2AB अपॉन ए प्लस बी। अब 2AB का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू ए कितना है, पहली स्पीड 5, दूसरी स्पीड है 20, तो 2 इंटू पहली स्पीड 5 दूसरी स्पीड 20 अपॉन ए प्लस बी, यानी पहली स्पीड 5 दूसरी स्पीड 20, है ना। तो ये हो गया 5 दूना 10 और 20 दाह में 200 बटा 25, तो 200/25 यानी 8 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई। ठीक है जी, 8 किलोमीटर पर आवर बेटा इसकी स्पीड हो गई। ठीक ठीक है। अच्छा, आप इसको दूसरे तरीकों से भी लगा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, बट सिंपल ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हुआ 8 किलोमीटर पर आवर। अभी चलते हैं आगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अ क्यूबिक टैंक ऑफ साइज 2 मीटर, यानी अगर कोई टैंक है क्यूबिक टैंक ऐसा, तो और इसका साइज 2 मीटर है, तो बेटा इसमें भरने के लिए कितना पानी लगेगा टोटल। तो साइड अगर 2 मीटर है तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, सबसे पहले तो हमको वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना पानी लगेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसी क्यूब का ए क्यूब, मतलब साइड 2 मीटर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब हो गया बेटा 2 दूना 4 दूनी 8 मीटर क्यूब। और आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक, तो 8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 8000 लीटर, यानी कि इसमें टोटल 8000 लीटर पानी आएगा इस टंकी में। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग चार्ट डिस्प्लेज द साइज रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। और आपसे आगे कह रहा है कि along with the corresponding number of student for each size, however some tally marks and numbers representing the number of students are missing in the chart. Carefully observe the given data and use it to find the correct value of the missing entry labeled E. निम्नलिखित चार्ट में कक्षा 5 के छात्रों के लिए आवश्यक शर्ट के आकार और प्रत्येक आकार के लिए छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। चार्ट में कुछ मिलान चिन्ह और छात्रों की संख्या को दर्शाने वाले अंक गायब हैं। दिए गए डेटा का अध्ययन को ध्यान से देखें और ई की जगह से गायब प्रविष्टि के लिए सही मान खोजने के लिए उसका उपयोग करें। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि 30 शर्ट की साइज वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो यहाँ टैली मार्क्स हैं 1 2 3, यहाँ पे ये दिया गया है। 5 को कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5 के लिए इसे काट देते हैं, तो ये देखो 5, तो डी का मतलब यानी कि डी मतलब 5 हो गया। आपसे कह रहा है ई को खोजे, मतलब ई को बताना है आपको। तो देखो ये कितना है, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7, यानी ई का मतलब है 7। ठीक है, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन साथ में बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, छोटा सा है, आसान है, पर छोटा और तीर घाव करे गंभीर वाली बात है बेटा, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज करना। टैली मार्क्स कैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, चैप्टर में जाके रिवाइज करना। बेसिक बिल्कुल चैप्टर है, जो बेसिक अपना ये डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है उसमें पढ़ाया है। ठीक है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी बेटा 7, ऑप्शन सी। 998 कैन बी रिटन इन द रोमन। अच्छा, 998 को लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 900 प्लस 90 प्लस 9। 900 का मतलब हो गया बेटा 1000 में से 100 माइनस कर दें तो 900 हो जाएगा। देखो ये 1000, इसमें से 100 माइनस कर रहे हैं, जो माइनस करते हैं लेफ्ट साइड लिखते हैं। 90 का मतलब हो गया बेटा XC,
यानी कि 100 में से 10 माइनस कर दे तो 90 बन जाएगा। 9 का मतलब हो गया आई एक्स, यानी 10 में से 1 माइनस करें तो ये हो गया सी एम एक्स सी आई एक्स, सी एम एक्स सी आई एक्स। अच्छा 98 है क्या, सॉरी हमने 99 लिख दिया, यहाँ पे 98 है बेटा। तो अगर 98 है तो आई एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 है ना, तो आई एक्स की जगह लिखेंगे वी आई आई आई, ये 8 है आपको पता है, तो वी ट्रिपल आई, तो सी एम एक्स सी वी ट्रिपल आई, सी एम एक्स सी वी ट्रिपल आई, ये आंसर है आपका सही, CMXCV triple I. On selling an article for rupees 1080, a man gains 126. Find the cost price. मतलब 1080 में किसी सामान को अगर कोई आदमी बेचता है तो उसको 126 रुपए का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस बताए बेटा। आपको पता है कि सेलिंग, अच्छा ऐसे आप कर सकते हो, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस और माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस है 1080 और प्रॉफिट हुआ है 126 का, तो माइनस कर दो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 954, तो 954 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 954 इज द कॉस्ट प्राइस। अ रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। एक रेक्टेंगल को 120 सेंटीमीटर लंबे तार से बनाया गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। देखो जब भी मैक्सिमम एरिया की बात करें तो समझ लेना वो रेक्टेंगल नहीं, वो क्या है, वो स्क्वायर है। वो रेक्टेंगल नहीं, वो स्क्वायर है बेटा। मैक्सिमम एरिया मतलब रेक्टेंगल नहीं, क्या है, स्क्वायर है। यानी उस देखो अब किसी स्क्वायर को 120 सेंटीमीटर तार से बनाया गया है, यानी बेटा इस पूरे का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर पता है तो हम स्क्वायर का साइड निकाल सकते हैं। साइड इज इक्वल टू, अच्छा पेरीमीटर 120 है, 140 मैंने लिख दिया, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4, ये बात आप सभी जानते हो। यानी पेरीमीटर है आपका 120, तो 120 बाई 4, तो साइड हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो साइड हो गया ये 30, ये 30 है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों 30 हो गई, स्क्वायर तो साइड बराबर ही होगा, ठीक। साइड 30 आ गया। अब स्क्वायर का इसका एरिया निकालना है, अधिकतम क्षेत्रफल मतलब इसी का एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू, आप सभी जानते हो किसी स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो चीज नहीं समझ में आती है, जल्दीबाजी में कोई चीज हम आगे बढ़ रहे हैं तो बेटा उसको फिर से जरूर से देखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ संडे फॉल्स ऑन 2nd ऑफ ए मंथ, एक महीने के 2nd तारीख को संडे आता है, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 29th ऑफ द सेम मंथ। तो सेम मंथ के 29th तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो अब समझो बेटा, 29 में से 2 माइनस कर दो, तो 29 में से 2 माइनस करोगे बचा 27, 27 में 7 का भाग दो, है ना, तो 7 3 के 21 बचा 6, रिमाइंडर 6 बचा, यानी कि ये 6 क्या है, मैंने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये 6 हुआ ऑड डेज, ऑड नंबर ऑफ डेज। यानी हम क्या करेंगे बेटा, संडे में 6 ऐड कर देंगे, तो संडे और प्लस 6 करोगे तो ये आपका आ जाएगा सैटरडे, ये आपका आ जाएगा सैटरडे। ध्यान से देखो बेटा, सेकंड को आपका क्या है, सेकंड को संडे है ना, यानी 7 7 जोड़ते जाओ, सिंपल सी बात है, आप 7 7 जोड़ते जाओ, तो 2 + 7 करोगे यानी कि 9 को संडे पड़ेगा, +7 करोगे तो 16 को संडे पड़ेगा, +7 करोगे तो 23 को संडे पड़ेगा, ठीक, और +7 करोगे तो 30 को संडे पड़ेगा। तो अगर 30 को संडे है तो 29 को क्या होगा, सैटरडे, +7 7 करते जाओ तो सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि 29 में से 2 माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा टोटल दिन कितने हैं, और जितने भी दिन हैं उनमें 7 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे। ऑड डेज कितने बेटा, ऑड डेज बच रहे हैं 6। अब इन ऑड डेज को आप संडे में ऐड कर दो, ठीक। देखो नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है सीरीज में, तो इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 के बाद 2 आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ना, ऐसे नहीं है बेटा। 1 में अगर हम 1 जोड़े तो 2 आया, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा, अच्छा ऐसा सीरीज चल रहा है। देखो इसमें हम +1 किया, हमने +2 किया, +3 किया तो 7 आ गया, +4 किया तो 11 आ गया, +5 किया तो 16 आ गया, +6 किया 22 आ गया, +7 किया तो 29 आ गया, तो +8 करेंगे इस बार तो कितना आ जाएगा,
37 आ जाएगा। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 करेंगे, तो जब +8 करेंगे इसमें 29 +8 तो 37। ऑप्शन बी। कन्वर्ट 36 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या करते हैं 9/5 C एंड +32, तो 9/5 इंटू सी, 36 डिग्री, सी की जगह 36 रखें, 9/5 इंटू 36 एंड +32। देखो यहां से 5 से काटोगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2 हो गया। 7.2 इंटू 9, 9 दूना 18 से लेकर 9 7 63 1 64 64.8 एंड +32, तो ये 60 30 90 96.8 आंसर आ जाएगा 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नवनीत बॉट 5 डजन बनाना एट द रेट ऑफ ₹32 पर डजन। नवनीत ने इस रेट से 5 दर्जन बनाना खरीदा एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4.2 पर बनाना। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। नवनीत ने 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से की दर से 5 दर्जन केले खरीदे और उन्हें 4.2 रुपया प्रति केला की दर से बेचा। इस लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखो बेटा बात समझना, 5 दर्जन खरीदा, एक दर्जन मिला 32 रुपीज का, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 दर्जन और गुणे एक का प्राइस है 32, तो ये 160 का कॉस्ट प्राइस इसका हो गया। अब 5 डजन में कितने बनाना होंगे, आप सभी जानते हो 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो 5 डजन में 12 इंटू 5 यानी कि 60 बनाना टोटल उसने खरीदा है। ठीक बात है। अच्छा अगर 60 बनाना उसने खरीदा है बेटा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक बनाना बेचता है 4.2 पे, तो 60 बनाना बेचेगा 60 इंटू 4.2, तो 240 और 6 दूना 12, यानी कि ये आपका हो गया बेटा 252 रुपीज। 6 दूना 12, हाँ 252 रुपीज। तो देखो अब यहां से बात समझना, यहां 252 रुपीज क्या हो गया सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 160। इसका मतलब कह सकते हैं 160 में खरीदा एंड 252 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा, बोलो प्रॉफिट कितने का हुआ। 160 में खरीद कर जब 250 में बेचेगा तो प्रॉफिट उसका हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग 252 हो गया, कॉस्ट प्राइस 160, तो ये 92 रुपीज का उसको प्रॉफिट नहीं हो गया, है ना। 92 ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरो विल बी एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। अगर हम 1 to 15 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो कितने लगातार जीरो लास्ट में हमको मिलेंगे। इस क्वेश्चन का बेटा जवाब देखो बड़ा सिंपल है, लेकिन कैसे आएगा, जब भी आप, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको मार्क कर सकते हो। जब भी आप नंबर ऑफ जीरो खोजो तो आप उसमें देखो कि 2 and 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, दैट्स इट बेटा। 2 and 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं यही आपको ढूंढना है, जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो आएंगे। अच्छा सवाल है। तो 1 से 15 तक अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब बात समझना, यहां देखो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को कैसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। 9 को 3 इंटू 9 में 2 और 5 आएगा ही नहीं कहीं भी, 2 और 5 बस हमें ढूंढना है। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 11 में 2 और 5 आएगा नहीं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। 13 में 2 और 5 आएगा नहीं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और इसको लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 5। अब ये देखो 2 और 5 के कितने जोड़े आपको मिल रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। एक 2 के साथ एक 5 लेना है, तो 2 के साथ ये 5 हो गया, मतलब 1 पेयर। हम यहां से यहां पे लाइन खींचते जा रहे हैं, 1 पेयर मिला हमको। फिर एक 2 के साथ बेटा एक 5 भी हमको चाहिए, तो ये वाला 5 मान लो आ गया हमारे पास, तो ये 2 पेयर मिल गया, दूसरी लाइन हमने खींच दी। फिर एक 2 के साथ एक और 5 हमको चाहिए, तो एक और 5 देखो यहां से मिल गया, ठीक। तो एक और लाइन हमने खींच दिया। अब क्या कोई और 5 है, देखो यहां कहीं क्या कोई और 5 बचा, नहीं कोई और 5 नहीं बचा बेटा। तो 2 का अकेला कोई काम नहीं है, 2 तो बहुत सारे हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 बहुत सारे हैं, लेकिन 2 और 5 का पेयर मिलना चाहिए, जोड़ा मिलना चाहिए। बात समझे, 2 और 5 के जितने भी पेयर्स मिलेंगे, बात समझना बेटा, 2 and 5 के जितने भी पेयर्स मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो टोटल 3 पेयर मिले, 1 2 3, तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे।
2 और 5 का पेयर ढूंढना है हमको, समझे बात? 2 एंड 5 का पेयर ढूंढना है। चलिए, तो ये हमने कितना, अच्छा सारे हो गए क्या बेटा? हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा, आप सॉल्व करते हैं हम लोग लैंग्वेज का सेक्शन। देखो, लैंग्वेज का सेक्शन मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर्स बताऊंगा। पैसेज पढ़ना आपका काम है, पढ़ना ध्यान से, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी सीखोगे। पैसेज में कुछ सिखाना नहीं है बेटा, जब पढ़ोगे तभी सीखोगे। तो पहले इंग्लिश का कर लेते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लो, आगे कर लो, ताकि हिंदी वाला आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। हु फाउंडेड द सैनिक स्कूल्स इन इंडिया? तो सैनिक स्कूल का फाउंडेशन किसके द्वारा हुआ था बेटा? तो वीके कृष्णा मेनन जी के द्वारा हुआ था, है ना। ये डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेड दीज स्कूल, सैनिक स्कूल के बारे में बात हो रही है। ये पूरा पैसेज सैनिक स्कूल के बारे में दिया गया है। सैनिक स्कूल वेर इंस्पायर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो सैनिक स्कूल जो है वो किस इंस्टीट्यूशन से इंस्पायर हुआ था? तो देखो यहां पे लिखा हुआ बेटा कि सैनिक स्कूल कहां, दीज स्कूल्स वेर इंस्पायर्ड बाय राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, यानी आरआईएमसी से इंस्पायर हुआ था, यानी आरआईएमसी से प्रेरणा लेकर के इनकी स्थापना की गई थी। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सैनिक स्कूल? सैनिक स्कूल का प्राइमरी एम क्या है बेटा? प्राइमरी एम ये है टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी। देखो यहां लिखा हुआ है दीज स्कूल्स प्राइमरली टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए में एडमिशन के लिए मेनली ये होता है कि सैनिक स्कूल में तैयारी कराई जाती है। तो मेन एम इनका यही है। द वर्ड इंस्पायर्ड इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन द, इंस्पायर मतलब बेटा किसी को मोटिवेट करना, किसी चीज से हमें प्रेरणा कोई मिली हो, ठीक है, किसी चीज को देख करके हमें किसी काम को करने के लिए वो जज्बा आया हो। तो इंस्पायर्ड करने का मतलब हो गया मोटिवेशन, मोटिवेटेड। वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए लोकेटेड? एनडीए कहां लोकेटेड है बेटा? यहां लिखा हुआ है, यहां देखो ध्यान से, अगर तुम पढ़ोगे तो यहां पे नजर आएगा तुम्हें कि द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो एडमिशन टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो खड़गवासला में लोकेटेड है, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में लोकेटेड है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखो, गंगा रिवर के बारे में दिया गया है। ये पूरा का पूरा पैसेज गंगा को हमारे वेद में क्या कहते हैं, कहां कहां से होकर के बहती है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, गंगा नदी के बारे में दिया गया है। इन विच टू कंट्रीज द गंगा रिवर फ्लो? गंगा रिवर किन दो कंट्रीज के बीच में फ्लो करती है? देखो इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया एंड बांग्लादेश। वेयर डज द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? गंगा रिवर कहां से निकलती है? तो यहां लिखा है ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय इन उत्तराखंड, यानी वेस्टर्न हिमालय इन उत्तराखंड, यहां से गंगा रिवर निकलती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज according to the ऋग्वेद which rivers were considered more sacred than गंगा during the early Vedic period? यानी ऋग्वेद के हिसाब से देखो इंडस एंड सरस्वती रिवर्स वेर कंसीडर्ड मोर सैक्रेड, यानी गंगा से भी पवित्र रिवर्स मानी जाती थी इंडस और सरस्वती, है ना। यहां दिया हुआ बेटा इंडस और सरस्वती वो गंगा से भी पवित्र नदियां मानी जाती थी। व्हाट रिस्क डज द पॉल्यूटेड गंगा रिवर पोज? यानी कि अगर पॉल्यूटेड नदी है गंगा रिवर तो क्या ये रिस्क लेकर के आती है, क्या खतरा पैदा करती है? सिग्निफिकेंट रिस्क टू बोथ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ? यस बेटा, केवल वाइल्ड लाइफ यानी क्या केवल जानवरों को नुकसान पहुंचाती है? नहीं नहीं नहीं, ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाती है, यानी कि दोनों। सिग्निफिकेंट रिस्क टू बोथ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। देखो सिग्निफिकेंट रिस्क टू बोथ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, तो अगर गंगा नदी प्रदूषित होगी, पॉल्यूशन होगा, तो इसमें सभी के लिए खतरा है, किसी एक के लिए खतरा थोड़े है बेटा। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ गंगा रिवर इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन? तो करंट स्टेटस गंगा रिवर पॉल्यूशन के जरिए से, अगर नजरिए से देखा जाए तो करंटली वो कैसा है? ज्यादा पॉल्यूटेड है, कम पॉल्यूटेड है, कैसा है वो आपको बताना है। टुडे देखते हैं एक मिनट करंट स्टेटस। अच्छा देखो, अगर इस पूरे पैसेज को पढ़ा जाए बेटा तो ये पूरा पैसेज गंगा नदी के पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, यानी गंगा नदी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है ना। वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स, यानी कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है इस समय गंगा नदी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड, देखो यहां लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स, ठीक। पैसेज 3 देखो, ऑनलाइन गेम्स के बारे में दिया गया है कि ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हेल्थ बिगड़ेगा, और हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, एकेडमिक्स नहीं अच्छा कर पाएंगे, है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे नेगेटिव बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो ये ऑनलाइन गेम के बारे में दिया गया है। पैसेज 3 की अगर हम बात करें ऑनलाइन गेम्स के बारे में, क्वेश्चन पे चले बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज
among which group of people are online games becoming more popular? मतलब किन लोगों के बीच ऑनलाइन गेम बहुत पॉपुलर हो रहे हैं? ऑनलाइन गेम्स आर बिकमिंग मोर इंक्रीजिंग पॉपुलर स्पेशली अमॉन्ग चिल्ड्रेन, यानी कि खास तौर पे जो है विशेषता मुख्यतः ये चिल्ड्रंस में ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन गेम्स मेंशन्ड इन द पैसेज? मतलब अगर ऑनलाइन गेम का कोई बेनिफिट हो सकता है तो क्या बेनिफिट हो सकता है, ये देखते हैं. पैसेज में क्या लिखा हुआ है देखो. पैसेज में लिखा हुआ है while they may have some advantage such as aiding in mental development, मतलब कुछ इनका एडवांटेज हो सकता है कि मानसिक विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, ऐसा कुछ हो सकता है. तो बी ऑप्शन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स इन द पैसेज? देखो ऑनलाइन गेम्स के बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हैं. पैसेज में किसका मेंशन नहीं किया गया है, किसका जो है उदाहरण पैसेज में नहीं दिया गया है. लिमिटिंग सोशल इंटरेक्शन ये पैसेज में दिया गया है. वायलेंट बिहेवियर दिया गया है. इंप्रूविंग मेंटल फोकस, नहीं भाई ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है. तो अच्छा, अफेक्टिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, यस ये भी जो है ये भी पैसेज में दिया गया है, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये पैसेज में नहीं दिया गया है. आप पैसेज पढ़ोगे तो देखोगे बेटा कि यहां देखो सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल कम हो जाता है ना. वायलेंट बिहेवियर जो अभी हमने देखा, प्रमोट वायलेंट बिहेवियर, वो भी है यहाँ पे. और ये जो है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डिटेरियोरेट होता है, यानी कि खराब होता है. तो ये भी दिया गया है इसमें, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी खराब होता है, इफेक्ट करता है. बाकी ये नहीं दिया हुआ. सी ऑप्शन सही है. द फ्रेज आउटवे द बेनिफिट्स इन द पैसेज मीन्स, देखो पैसेज में लिखा हुआ है यहाँ आउटवे द बेनिफिट्स, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है डिसएडवांटेज ऑफ एन आउटवे द बेनिफिट. मतलब कि ऑनलाइन गेम्स के इतने ज्यादा नुकसान हैं, इतने ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं कि ये अगर कुछ बेनिफिट भी हैं तो उनको भी इग्नोर कर देता है, मतलब उनसे भी आगे निकल जाता है. कौन? डिसएडवांटेज. मतलब बेनिफिट जितने नहीं है उससे ज्यादा डिसएडवांटेज हैं, यानी नुकसान है. तो आउटवे द बेनिफिट्स का मतलब हो गया हमारा कि द बेनिफिट्स आर मोर देन डिसएडवांटेज. ना, द डिसएडवांटेज जो है, उनकी नुकसान जो है वो बेनिफिट से ज्यादा है. तो बी ऑप्शन होगा. what is author's tone regarding the issue of online gaming? देखो यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में दिया गया है, इसमें ऑथर क्या कहना चाहता है? ऑथर लोगों को आगाह कर रहा है कि भाई मत खेलो, कम खेलो, या फिर सपोर्ट कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? अर्जेंट एंड कंसर्न उसका. हाँ, तो ऑथर का जो टोन है, मतलब ऑथर जो कहना चाह रही है डायरेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, ये यहाँ से समझ के लगाना होगा आंसर बेटा. अर्जेंट एंड कंसर्न मतलब चिंताजनक है. ऑथर इस चीज को लेकर के चिंतित है कि भाई अगर बच्चे गेम्स खेलेंगे तो परेशानी आएगी. बच्चे गेम्स खेलेंगे तो मेंटल जो उनका विकास है, जो मानसिक विकास है, वो कम होगा. ठीक है, तो अर्जेंट एंड कंसर्न. चलिए बेटा अगले पैसेज पे चलते हैं. पैसेज नंबर 4, ये विलेज मार्केट के बारे में दिया गया है कि विलेज मार्केट ऐसा लगता है जैसे वो मेले जैसा होता है. बहुत सारे किसान दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं विलेज मार्केट में, और बच्चे आते हैं वहाँ पे समोसे, पकौड़ियाँ, मिठाइयाँ खाते हैं. वुमेन्स आती हैं जो बैंगल्स, कलरफुल बैंगल्स वगैरह खरीदती हैं, चूड़ियाँ खरीदती हैं, उसके बारे में दिया गया है. व्हाट डू फार्मर्स ब्रिंग टू द विलेज मार्केट टू सेल? फार्मर्स जो होते हैं, किसान, अपने गाँव से बेचने के लिए क्या लेके आते हैं? तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड एनिमल्स लेके आते हैं. देखो कहाँ लिखा हुआ बेटा? फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड एनिमल्स. आप अगर यहां पे देखोगे, देखो ग्रेन भी लेके आते हैं. एक मिनट और भी देख लेते हैं, और कोई ऑप्शन है क्या? ना, यही हमारा होगा. तो ग्रेन मतलब अनाज लेके आते हैं बेटा. वेजिटेबल्स लेके आते हैं, सब्जियां बेचने के लिए लेके आते हैं. एनिमल्स, देखो एनिमल्स भी लेके आते हैं, शीप, गोट, बफेलो, एंड फ्रूट्स भी. यहां लिखा हुआ है डायरेक्ट, यहां देखो वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें लेकर के आते हैं. ऑप्शन बी. ये थोड़ा अलग अलग दिया गया है तो आपको देखना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज समथिंग फार्मर्स सेल इन द मार्केट? मतलब पैसेज में क्या नहीं दिया गया जो फार्मर्स मार्केट में बेचते हैं? बकरियां बेचते हैं, गोट, शीप भी बेचते हैं, अभी हमने देखा, काउज भी बेचते हैं. हॉर्सेस पैसेज में मेंशन नहीं है ना. ये तीनों हैं, गोट, शीप एंड काउज, ये तीनों हैं, हॉर्सेस नहीं है. विच फूड आइटम इज मेंशन एज ए पॉपुलर ट्रीट एट द विलेज मार्केट? यानी विलेज मार्केट में सबसे मजेदार चीज खाने में क्या चीज है? पॉपुलर ट्रीट बिल्कुल विलेज मार्केट में बच्चों के लिए, जो बच्चे वहां पे खाते हैं. देखो यहाँ पे देखो, जॉय ऑफ ईटिंग हॉट पकौड़ास, मतलब गरम गरम पकौड़े बहुत बढ़िया है, समोसा बहुत बढ़िया है. तो एक ट्रीट की तरह है
समोसा, पकौड़ा, ये जो मार्केट में मिलता है, विलेज के मार्केट में, यानी कि गांव के जो बाजार होते हैं उनमें, तो बेटा पकोड़ा हो गया है ना, तो ये ट्रीट है। व्हाट डू चिल्ड्रन डू एट द विलेज मार्केट? बच्चे वहां पे क्या करते हैं? प्ले एंड एंजॉय स्विंग्स, मतलब बच्चे वहां जाते हैं, झूला झूलते हैं और एंजॉय करते हैं खूब विलेज के मार्केट में। कहाँ लिखा हुआ है? देखो, चिल्ड्रन हैप्पीली रन अराउंड विद देयर फ्रेंड्स प्लेइंग एंड एंजॉयिंग द स्विंग्स, यानी कि झूला झूलते हैं और घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज दिस डिस्क्राइब द विलेज मार्केट? अच्छा, अब ये जो विलेज मार्केट के बारे में दिया गया है पैसेज में, ये ऐसा कहा गया है कि विलेज मार्केट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंजॉयफुल मोमेंट होता है, मेमोरेबल मोमेंट होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, मजा आता है, पकौड़े खाते हैं, वहाँ फार्मर्स आते हैं तो फार्मर्स को फायदा होता है, अपने घर में जो वो बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बकरियां, गाय, वो सब पालते हैं, लेके आते हैं बेचने के लिए, तो एक माहौल, एक बहुत बड़ा जीवंत सा माहौल होता है वहां पे। बच्चे आते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं, बढ़िया हैप्पीनेस, तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो यहाँ पे अ सीरियस बिजनेस इन्वायरमेंट ना ना भाई, बहुत मजेदार सीरियस कोई इन्वायरमेंट थोड़ी होता है। लाइवली एंड जॉयफुल, लाइवली मतलब एकदम जीवंत, मजा आता है, जॉयफुल बिल्कुल खेलते कूदते रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने बेटा 80 क्वेश्चंस कर दिए, ऑल द 80 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डू द हिंदी पैसेज। हिंदी पैसेज अब करेंगे बेटा, और सेम चीज जो इंग्लिश वाला था वही हिंदी में भी है, तो इंग्लिश वाले बच्चे अब लीव कर सकते हैं, बाकी हिंदी वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। देखो, अनुच्छेद 1 जो है ये हिंदी पैसेज का दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 सैनिक स्कूल के बारे में दिया गया है बच्चों। अनुच्छेद 1 सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई और किससे इसको प्रेरणा मिली है, ठीक है, कौन इसको प्रतिबंधित करता है, स्थापित करता है, वो है। सैनिक स्कूल किस मंत्रालय के तहत स्थापित और प्रतिबंधित होते हैं? तो ये बेटा किस मंत्रालय के तहत होते हैं? देखो, सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के तहत, तो आ जाएगा ये हमारा आंसर रक्षा मंत्रालय, ठीक है। सैनिक स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां पे लिखा हुआ है, सैनिक स्कूलों का स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था, भारतीय सेना के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन को दूर करना था, ये उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। खड़गवासला में अच्छा ना ना बेटा, यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है कि खड़गवासला में प्रवेश के लिए तैयार करने के उद्देश्य से इन विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो या तो ये मुख्य उद्देश्य हो सकता है, या तो ये, दोनों में से ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया हुआ है बेटा। तो दोनों में से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ये भी ये फिर सही है, दोनों दिया हुआ होता तो दोनों सही होता। किस रक्षा मंत्री ने सैनिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा? वीके कृष्ण मेनन उस समय के रक्षा मंत्री थे, जिन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए। देखो, तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? एनडीए खड़गवासला में स्थित है। कहाँ से आपको मिलेगा इसकी जानकारी मिलेगी? देखो, एनडीए खड़गवासला, एनडीए जो है वो खड़गवासला में स्थित है। यहाँ से देखोगे बेटा तो आपको ये मिल जाएगा देखने को, खड़गवासला में एनडीए स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में प्रवेश के लिए। तो ये एनडीए आपका खड़गवासला में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद में प्रयोग हुआ कौन सा शब्द अतीत का विलोम है? अतीत का मतलब क्या? अतीत का मतलब होता है बेटा भूतकाल, यानी कि हिस्ट्री, इतिहास, हमारा पास्ट है ना, तो इतिहास, वर्तमान नहीं, अतीत का विलोम। अच्छा, अतीत मतलब जो बीत गया, और फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब जो आने वाला है। तो भविष्य तो नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान कह सकते हैं कि जो बीत गया का उल्टा जो अभी चल रहा है, तो वर्तमान उसका अतीत हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 में देखो बेटा, ये गंगा रिवर के बारे में, ये जो पैसेज है वो गंगा नदी के बारे में दी गई है। गंगा एशिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। तो ये पैसेज गंगा नदी के बारे में दिया गया है, और बहुत सारी चीजें गंगा नदी के बारे में दी गई हैं। सिर्फ पैसेज, सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, ये कहाँ से निकलती है और ऋग्वेद में इसका क्या स्थान था, इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां पवित्र मानी जाती थी, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। गंगा नदी किन 2 देशों से होकर के बहती है? तो भारत और बांग्लादेश या भूटान? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भारत और बांग्लादेश से होकर के ये नदियां, ये गंगा नदी जो है वो बहती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम मतलब कहाँ से ये निकलती है? देखो, यह लंबी नदी है, भारतीय राज्य उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी हिमालय से, ऑप्शन बी। प्रारंभिक वैदिक युग में
कौन सी नदियां गंगा नदी से अधिक पवित्र मानी जाती थी? यानी कि पहले वैदिक युग में गंगा नदी से भी ज्यादा पवित्र कौन सी नदियां मानी जाती थी? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गंगा के बजाय सिंधु और सरस्वती प्रमुख पवित्र नदियां मानी जाती थी ऋग्वेद काल में। तो ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा सिंधु और सरस्वती, बी ऑप्शन। गंगा नदी के प्रदूषण किसे गंभीर खतरा उत्पन्न करता है? गंगा नदी का जो प्रदूषण है, तो गंगा नदी का जो प्रदूषण है, यहाँ देखो, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी गंभीर खतरा है। यानी मनुष्य जानवर दोनों के लिए, केवल जानवरों को नहीं, केवल मनुष्य को नहीं, जानवर और मनुष्य दोनों। ऑप्शन आ जाएगा हमारा मनुष्य और जानवर दोनों को। ठीक है। वर्तमान में गंगा नदी की स्थिति प्रदूषण के संदर्भ में कैसी है? अब अगर हम इसको देखें, अगर पैसेज से देखोगे बेटा तुम, तो देखो, अगर पूरा पैसेज देखोगे, पहली बात तो देखो गंगा नदी के बारे में इधर दिया गया है पूरा, और लास्ट में दिया गया है कि गंगा नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है। ठीक, तो सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है, तो ऑप्शन सीधा सीधा यहां पे दिया हुआ है, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, चलिए, अब ये दो पैसेजेस हमारे हो गए। तीसरा जो पैसेज है ये ऑनलाइन गेमिंग के बारे में है। इसमें ऑथर ने बताया है कि भाई ऑनलाइन गेम खेलने से क्या क्या बच्चों के अंदर विकार पैदा होते हैं, बच्चों को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे उनका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, सोशल इंटरेक्शन है वो रुक जाता है, लोगों से बातचीत बंद हो जाती है, और कैसे उनका फोकस घट गया है। ये आपका ऑनलाइन गेम्स के बारे में दिया गया है। तो पैसेज आप पढ़ लेना हर बार की तरह। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन गेम्स विशेष रूप से किन लोगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं? तो ऑनलाइन गेम इसमें लिखा हुआ है विशेष रूप से बच्चों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स का कौन सा लाभ गद्यांश में उल्लेखित है? देखो, वैसे ऑनलाइन गेम्स के तो मोस्टली जो है वो नुकसान ही है ना, पर अगर कोई इसका फायदा है तो क्या है? जैसे कि कुछ खेल, देखो लिखा हुआ है मानसिक विकास में मदद करते हैं, तो कुछ खेल मानसिक विकास में मदद कर सकते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन गेम्स के नकारात्मक प्रभाव में शामिल नहीं है? ऑनलाइन गेम में बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव है, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं। वास्तविक जीवन की बातचीत को सीमित करना, बिल्कुल सही बात है। हिंसक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करना, हाँ ये भी। यानी ऑनलाइन गेम से ये तीनों होता है। कहां पे लिखा हुआ है एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आपको। शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है ना। अब वास्तविक जीवन में नहीं जानते उन लोगों से इंटरेक्शन, अच्छा वास्तविक जीवन में लोगों से बातचीत आप नहीं करते हैं तो यानी इंटरेक्शन कम हो जाता है। और फिर उनके अंदर जो है, चूंकि वो हिंसा का उपयोग कर रहे हैं तो उनके अंदर वो वायलेंट प्रवृत्ति भी जो है वो बढ़ रही है, वायलेंट नेचर भी उनका बढ़ रहा है। तो ये तीनों चीजें मेंशन है पैसेज में। देखो ये तीनों चीजें, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार तो ऑनलाइन गेम से हो ही नहीं सकता, तो ये पैसेज में मेंशन नहीं है, तो सी ऑप्शन करें, सही है। गद्यांश में तत्काल शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा, गद्यांश में बेटा तत्काल दिया हुआ है, तो तत्काल का क्या मतलब है? धीमा, तुरंत, महत्वपूर्ण, अवांछनीय। देखो तत्काल का मतलब जैसे ये नहीं होता कि आपकी मम्मी ने बोला तत्काल ये काम करो, तुरंत अभी ये काम करो, मतलब तुरंत। तत्काल का मतलब अभी के अभी, बिल्कुल अभी, राइट नाउ, तुरंत। गद्यांश में लेखक का इस समस्या पर क्या दृष्टिकोण है? यानी देखो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में ये पूरा गद्यांश दिया गया है। अब बेटा ये डायरेक्ट इसका आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा। लेखक जो कहना चाह रहा है गद्यांश में, जिस समस्या के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में वो क्या सोचता है? क्या वो चिंतित है? क्या उस चीज को वो प्रमोट कर रहा है कि नहीं और खेलो तुम लोग गेम, या फिर वो कह रहा है कि नहीं इतना नहीं गेम खेलना चाहिए, बच्चों को फिजिकल इंटरेक्शन भी थोड़ा चाहिए, है ना? तो उसका दृष्टिकोण क्या है? चिंताजनक है, मतलब वो थोड़ा चिंतित है। लेखक इस चीज को लेकर के चिंतित है। उत्साही मतलब खुश है क्या? नहीं। निष्क्रिय है क्या? नहीं। सहायक है क्या? क्या वो इस चीज में सहायता कर रहा है कि गेम्स खेलो और खेलो? नहीं, ये भी नहीं कर रहा है। तो चिंताजनक है। उसका विचार क्या है? वो चिंतित है लेकर के इस चीज को कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, ज्यादा ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, और ऑनलाइन गेम खेलने से उनका जो मानसिक विकास है वो रुक जा रहा है। चलिए अनुच्छेद 4 देखिए बेटा। अनुच्छेद 4 में क्या है आपका? ये गांव के बाजार के बारे में दिया गया है कि गांव का बाजार कितना रोमांचक, कितना जीवंत और कितना बढ़िया होता है। जो
फार्मर्स होते हैं, जो आपके किसान होते हैं, वो अपने द्वारा उगाई गई सब्जियां, फल और भेड़ बकरियां ले आते हैं गांव के बाजार में बेचने के लिए। जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये एक मजे का जो है प्लेस होता है, वो आते हैं, घूमते हैं, गरम गरम पकौड़े खाते हैं, खेलते हैं। जो औरतें होती हैं वो आती हैं यहाँ, चूड़ियां खरीदती हैं, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां खरीदती हैं, घरेलू सामान खरीदते हैं, ये सारी चीजें। तो गांव के बाजार के बारे में ये अनुच्छेद दिया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ें तो किसान अपने बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों को किस वस्तु से लादते हैं? फलों, सब्जियों और अनाज की बोरियों से लादते हैं। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका करेक्ट। सब्जियां, अनाज और अपने फल, यही सब से, फल वगैरह से ये अपने जो है ट्रैक्टर को लादते हैं। बच्चे बाजार में क्या करते हैं? खेलते हैं और झूलों का आनंद लेते हैं। देखो कहां लिखा हुआ है, बच्चे खुशी से अपने दोस्तों के साथ इधर उधर दौड़ते हैं और झूलों की सवारी करते हैं, झूलों का आनंद लेते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाली चीजों के रूप में उल्लेखित नहीं है? देखो पैसेज में दिया गया है कि किसान बकरियां, भेड़, गाय सब बेचते हैं, लेकिन घोड़े नहीं दिया गया है पैसेज में। देखो कहां से देखोगे आप, यहां देखो बेटा कि भेड़, बकरियां, गाय ये सब बेचते हैं। ठीक है, भेड़, बकरी, गाय ये सब बेचते हैं, पर घोड़ा यहां पे नहीं मेंशन है, तो घोड़ा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बाजार में किस खाद्य पदार्थ को गर्मा गर्म खाने का मजा विशेष होता है? बताओ कौन सा चीज खाने का मजा विशेष होता है बाजार में? यहां लिखा हुआ है बाजार में गर्मा गरम 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 पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ खास होता है, मस्त मजा आता है। खाए हो ना बेटा, मजा आता है? तो बाजार में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का, गरम गरम पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश गांव के बाजार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक गंभीर व्यापारिक वातावरण नहीं, इसमें लिखा गया है कि गांव का जो बाजार होता है बहुत बढ़िया, खुशनुमा, जीवंत एकदम होता है। तो गंभीर होता है नहीं, सभी के लिए जीवंत और आनंदमय, हाँ ये सही है, क्योंकि सब मजे करते हैं वहां जाकर। किसान को अपने चीजों को, अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक खास जगह मिल जाती है, महिलाएं वहां पे जाती हैं तो अपने घरेलू सामान, अपनी चूड़ियां खरीदती हैं, और बच्चे जाते हैं तो खेलते हैं, मौज करते हैं। तो ये एक बढ़िया, एक जीवंत आनंदमय माहौल होता है। ऑप्शन बी होगा सही। ठीक, चलिए तो ये हमने बेटा सॉल्व कर लिया ऑल द 80 क्वेश्चंस ऑफ दिस मॉडल पेपर एंड विद इन 1 आवर। सो इट्स एक्चुअली गुड टाइमिंग, और वो भी मैंने आपको समझाते हुए सॉल्व किया है। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, आपको आई हैं इस वीडियो में, हर बार की तरह यही कहना चाहूंगा बेटा कि खुद सॉल्व करो और दोबारा, तिबारा, 4 बार, 10 बार देखो। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार 10 बार देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, है ना? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तो आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के देखिएगा, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका डिसाइडेड बेटा, इसी तरीके क्वेश्चंस बस आएंगे एग्जाम में। तो लगातार प्रैक्टिस करते जाइए ना, जितने भी मॉडल पेपर मिल रहे हैं, और अच्छे से मेहनत करते चलिए। बाकी अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस पे भी इनरोल करना है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, कोर्स में आप हो जाएंगे इनरोल। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी, कुछ भी पीडीएफ आ गया, प्रोस्पेक्टस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। और अगर नए बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, बैच में एनरोल करना है, या आपका बच्चा भी क्लास 3 में है, 4 में है, आप जानना चाहते हैं हमको बच्चे की किसकी तैयारी करानी चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करानी, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एज से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि है सर जी हमारे बच्चे की एज है ऐसे है, ठीक है, XYZ है, तो बच्चा एलिजिबल है कि नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, ठीक है, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे दी जाएगी। साथ ही आप बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अच्छे से हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया, तो इसी तरीके से हम और भी मॉडल पेपर्स लेकर आएंगे। बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।